हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बीएचडीसी 112 जो कि हिंदी गद्य एवं गद्य की अन्य विधाएं हैं, इनके कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इनके बीएचडीसी 112 जो 3 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 2 प्रश्न रहेगा 10-10 नंबर का, एक प्रश्न रहेगा 8 नंबर का। तो आइए प्रश्न देखते हैं, उसका विस्तार से विश्लेषण भी देखेंगे। देखिए, पहला है गिल्लू अथवा ये है प्रोफेसर शशांक का कथासार लिखिए। गिल्लू जो है ये है, और प्रोफेसर शशांक का ये कथासार इनका लिखने के लिए कहा जा रहा है। ये प्रश्न आपको 10 नंबर में पूछा जा सकता है। 10 नंबर के आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, गिल्लू महादेवी वर्मा की मेरा परिवार नामक कृति से लिया गया एक भाग है, जिसमें लेखिका ने एक गिलहरी का मनुष्य के प्रति प्रेम भाव का वर्णन किया गया है। यह उनके एक निजी जीवन के असल घटना पर आधारित है। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद, जो उत्तर प्रदेश में है, के एक संपन्न कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद इन्होंने कायस्थवेट गर्ल्स कॉलेज, जो इलाहाबाद में है, इसका नाम इलाहाबाद का नाम अब बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, देखिए, में शिक्षा प्राप्त की। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा एवं माता श्रीमती हेमरानी देवी है। इनका विवाह अल्पायु मतलब बहुत जल्दी हो गया था में हो गया था। ससुर के कारण इनकी शिक्षा रुक गई, जिनके मरणोपरांत इनकी शिक्षा पूर्ण हुई। ससुर के कारण इसका जो शिक्षा है रुक गया था। ससुर के मरने के बाद जो शिक्षा बचा हुआ था इनका पूर्ण हुआ। इनकी भाषा संस्कृति निष्ठ खड़ी बोली है। इनका देहावसान 11 सितंबर 1987 ईस्वी को प्रयाग में हुआ। देखिए आगे, देखिए, सोन जूही में आज एक पीली काली लगी है। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कोए एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुए छोवल जैसे खेल खेल रहे हैं। यह काक भिसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गुरूर के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारी दुरस्त, आइए आगे देखते हैं। देखिए, प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर ही में देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कौ कौ करने की अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काकपुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। और अब कोए जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, मतलब गिरने के बाद, गिलहरी गिरने के बाद कौवा उसको मार के खाने का कोशिश कर रहा है। आइए आगे देखते हैं। काकदवे की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। आइए आगे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, रहने दिया जाए, परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली पत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर-उधर देखने लगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, 3-4 मास में उसके स्किन रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखों सबको विस्मित करने लगी। हमने इसकी जातिवाचक संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालियों में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वही जो बिछा दिया था वहीं पे गिल्लू 2 वर्ष तक रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मानकों सी
आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। आइए आगे देखते हैं। देखिए, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी, उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी-कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़े रहकर वह अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। आइए आगे देखते हैं। देखिए, भूख लगने पर चिक-चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता है और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसकी स्थिति में लिफाफे के से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू की जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले-हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक-चिक करके न जाने क्या कहने लगीं। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने आप से बाहर झाँकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। तो ये गिल्लू का सत्संग का एक लेखक है, तो आपको ये समझा दिया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी प्रश्न आपको 10 नंबर में पूछ लिया जा सकता है। आइए इसको भी विस्तार से जानते हैं। देखिए, तुम्हारी स्मृति स्मरण का प्रतिपाद्य बताइए। तुम्हारी स्मृति स्मरण का प्रतिपाद्य बताइए। इस पे प्रतिपाद्य बताने के लिए कहा जा रहा है। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख स्मरण कहलाता है। यात्रा साहित्य भी इसके अंतर्गत आता है। स्मरण को साहित्यिक निबंध की एक प्रवृत्ति भी माना जा सकता है। ऐसी रचनाओं को स्मरणात्मक निबंध कहा जा सकता है। व्यापक रूप से स्मरण आत्मचरित के अंतर्गत लिया जा सकता है, किंतु स्मरण और आत्मचरित के दृष्टिकोण में मौलिक अंतर है। आत्मचरित के लेखक का मुख्य उद्देश्य अपनी जीवन कथा का वर्णन करना है। इसमें कथा का प्रमुख पात्र स्वयं लेखक होता है। स्मरण लेखक का दृष्टिकोण भिन्न रहता है। स्मरण में लेखक जो कुछ स्वयं देखता है वह और स्वयं अनुभव करता है उसे उसी का चित्रण करता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, लेखक की स्वयं की अनुभूतियाँ तथा संवेदनाएं स्मरण में अंतर्निहित रहती है। इस दृष्टि से स्मरण का लेखक निबंधकार के अधिक निकट है। वह अपने चारों ओर के जीवन का वर्णन करता है। इतिहासकार के समान वह केवल यथातथ्य विवरण प्रस्तुत नहीं करता है। पाश्चात्य साहित्य में साहित्यकारों के अतिरिक्त अनेक राजनेताओं तथा सेनानायकों ने भी अपने स्मरण लिखे हैं, जिनका साहित्यिक महत्व स्वीकारा गया है। ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, हिंदी के प्रारंभिक स्मरण लेखकों में प्रिक सिंह शर्मा हैं। इनके अतिरिक्त बनारसी दास, चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा तथा रामवृक्ष बेनीपुरी आदि हैं। चतुर्वेदी ने स्मरण तथा हमारे अपराध शीर्षक कृतियों में अपने विविध स्मरण आकर्षक शैली में लिखे हैं। हिंदी के अनेक अन्य लेखकों तथा लेखिकाओं ने भी बहुत अच्छे स्मरण लिखे हैं। ये ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, उनमें से कुछ साहित्यकारों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। श्रीमती महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं तथा अतीत के चलचित्र स्मरण साहित्य की श्रेष्ठ कृतियां हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की कृति माटी की मूरतें में जीवन में अनायास मिलने वाले सामान्य व्यक्तियों का संजीव एवं संवेदनात्मक कोमल चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीतों का संग्रह करने हेतु देश के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं की थी। इन स्थानों के स्मरणों का भावात्मक शैली में उन्होंने लिखा है, क्या गोरी क्या सांवली तथा रेखाएं बोल उठी। ये इनके द्वारा लिखा गया, किनके? देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखा गया। देखिए, सत्यार्थी के स्मरणों के अपने ढंग के संग्रह है। भदंत आनंद कौशल्यान ने अपने यात्री जीवन की विविध घटनाओं तथा परिस्थितियों के संदर्भ में जो अनेक पात्र मिले उनके संबंध में आपने स्मरणात्मक आलेखों को 2 संकलनों जो न भूल सका तथा जो लिखना पड़ा में संग्रहित किया है। देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने भूले हुए चेहरे तथा दीप जले शंख बजे, ये लिखा गया है कन्हैयालाल के द्वारा।
में अपने कतिपय अच्छे और आकर्षक स्मरण संकलित किए। स्मरण को साहित्यिक निबंध की एक प्रवृत्ति भी माना जा सकता है। ऐसी रचनाओं को स्मरणात्मक निबंध कहा जा सकता है। गुलाब राय की कृति मेरी असफलताएं को स्मरणात्मक निबंध की कोटि में रखा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, हिंदी के अन्य अनेक लेखकों ने भी अच्छे स्मरण लिखे हैं, जिनमें प्रमुख हैं राजा राधिका रमन सिंह की साबनी समा और सूरदास रामधारी सिंह दिनकर की लोकदेव नेहरू एवं स्मरण और श्रद्धांजलियां डॉक्टर राम कुमार वर्मा की स्मरणों के सुमन आदि हैं। तो आइए 2 प्रश्न देखिए। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है आपको 8 नंबर में पूछा जा सकता है। इसको ध्यान से देखिए। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाकवि जयशंकर प्रसाद स्मरण के प्रमुख कथा का भाव क्या है? लिखिए। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जो स्मरण प्रमुख भाव है, इनका क्या लिखने का भाव है, किस तरह से ये लिखते थे, उनको बताना है इस प्रश्न में। ये प्रश्न आपको 8 नंबर में पूछा जा सकता है। आइए इसको जानते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जिनका जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ था। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ था और इनका मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ था। देखिए, हिंदी कवि, नाटककार, ये जो थे हिंदी कवि भी थे, नाटककार भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे तथा निबंध लेखक भी थे। इतने ये महाकवि जयशंकर प्रसाद जी थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। ये 4 आगे हम बताएंगे 4 कौन-कौन से, 4 में से एक ये भी थे। देखिए, उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कामनीय माधुरी की रस सिद्ध धारा प्रभावित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। देखिए आगे, बाद के प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृत दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की नवनिर्मित सिद्ध भाषा बन गई। आइए आगे देखते हैं। देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे, जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियाँ दी। कवि के रूप में वे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। 4 जो छायावादी स्तंभ थे, जिसमें निराला, पंत, महादेवी और ये जयशंकर प्रसाद थे। ठीक है, तो आइए देखिए, नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे, जिनके नाटक आज भी पाठक न केवल शौक से पढ़ते हैं, बल्कि उनकी अर्थगर्भिता तथा रंगमंचीय प्रासंगिकता भी दिनानुदिन बढ़ती हो गई। इस दृष्टि से उनकी महत्ता पहचानने एवं स्थापित करने में वीरेंद्र नारायण, शांता गांधी, सत्येंद्र तनेजा एवं अब कई दृष्टियों से सबसे बढ़कर महेश आनंद का प्रशंसनीय ऐतिहासिक योगदान रहा। इसके अलावा कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने कई यादगार कृतियां दी। भारतीय दृष्टि तथा हिंदी के विन्यास के अनुरूप गंभीर निबंध लेखक के रूप में वे प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने अपनी विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेकानेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन कलात्मक रूप में किया है। चलिए 3 प्रश्न बताइए। 3 प्रश्न आपको 28 नंबर का क्वेश्चन बता दिए हैं। पहला जो था 10-10 नंबर का, तीसरा 8 नंबर का। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू, जय हिंद।